हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। आज से हमने साइंस की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है और साइंस का पर डे आपका एक लेक्चर जाना है। तो साइंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। तो हमें साइंस का वो पार्ट पढ़ना है जो हमारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। साइंस की बात करें तो साइंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हम लोग तीन पार्ट को अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा पार्ट है वो? पहला हमारा यहाँ पे है बायो। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। दूसरे पार्ट का हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तीसरा पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान। ये पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे साइंस में। अब जीव विज्ञान में हम कई चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा। ये तीनों पार्ट पढ़ने के बाद हमारे विज्ञान से लगभग लगभग वनडे एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या हम बोलते हैं, पूरा क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी अगर देखा जाए तो बायो का अर्थ होता है जीव। बायो का अर्थ होता है जीव। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, या फिर बोल सकते हैं टू स्टडी। ठीक है, अब जीवों का अध्ययन पढ़ेंगे करेंगे इसमें। अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी के जन्मदाता दाता कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को। ये सिंपल सा हमें याद रखना है। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक बोला जाता है, मतलब जीव विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी को हम लोग कई पार्ट पढ़ेंगे। जीव में हम लोग लिविंग, जो लिविंग होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, लिविंग जीव। ठीक है, तो अगर सिंपल सा पूछ लिया जाए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सभी प्रकार के, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, ये जीव विज्ञान की परिभाषा हो गई, सिंपल सा। अच्छा, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? हमने क्या बोला ना, एक शब्द लिया, लिविंग। लिविंग का क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है जीवित। ठीक है, लिविंग का मतलब जिसको हम लोग, ये क्या है? लिविंग, और एक नॉन लिविंग होता है। अब लिविंग हम किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसे बोलेंगे? हम जानते हैं, जिसमें जीव हो, सिंपल सा भाषा हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें जीव हो, जान हो, उसे लिविंग बोलते हैं, और जिसमें जान ना हो उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे? पूरा एनिमल हो जाएंगे, जितना एनिमल होते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा इंसेक्ट्स। तीसरा हमारा हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स में भी जीव होते हैं, पौधे में, सूखे पौधे में नहीं, हरे पौधे में। ठीक है, जिसे हम लोग पादप बोलते हैं। ठीक है, एनिमल मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसे जीव। ठीक है, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ह्यूमन को भी रख लेंगे हम लोग, क्योंकि ह्यूमन भी जीव ही है। ठीक है, मानव। बैक्टीरिया को भी रखते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक जीवित भी होते हैं, एक अजीवित होते हैं। बोल सकते हैं लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं।
इन सब का अध्ययन हम लोग लिविंग मतलब जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। अब नॉन लिविंग की बात कर लेते हैं। नॉन लिविंग क्या होते हैं? जैसे हो गया पेन, बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, तार हो गया, वायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तार हो गया, टेबल हो गया, कप हो गया। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, इनमें जान नहीं है। तो इनको हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। हमें जीव में इन्हीं सबको पढ़ना है, सिंपल सा, जिसमें जीव है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग समझ में आ गया। जिसमें जीव हो या फिर जान हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग जिससे जिसमें जान ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने इतना बता दिया आपको। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते क्या है, सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जीव विज्ञान में आखिरकार पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र मतलब होता है सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? तंत्र मतलब कि पाचन से रिलेटेड जितने भी अंग हैं, पाचन से रिलेटेड जितने भी अंग हैं, मतलब पाचन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंह से, फिर यहाँ से आइसोफेगस है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, जितने भी हैं अंग हैं सबको मिलाकर एक तंत्र बनाते हैं और वो पाचन में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे ही कई प्रकार के तंत्र पूरे शरीर में होते हैं और हम लोग उसको बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको 8-10 तंत्र बता दिए तो 8-10 सेटिंग बढ़ा के पूरा बायोलॉजी खत्म। लेकिन आपको बताते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर कई ऑर्गन हैं और सभी ऑर्गन को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाचन की क्रिया कैसे होती है पूरा डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा हमारा है श्वसन तंत्र, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा हमारा है तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम। अब पांचवा हमारा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा छठा है कंकाल तंत्र, जिसे बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। सातवां हमारा है प्रजनन तंत्र, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आठवां हमारा है जीव वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। नौवां हमारा है मानव रोग, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डिजीज। 10वां हमारा है कोशिका विज्ञान, जिसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। और 11वां हमारा है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। लगभग 11 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है पूरे जियोग्राफी को। अगर कोई चैप्टर छूट भी जाता है तो उसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे। इतना हमें पढ़ना है और इसकी सीरीज बैक टू बैक चलती रहेगी, ये रुकने वाली क्लास नहीं है। ये पर डे एक लेक्चर इसी टाइम पर डे अपलोड हो जाएगी। आप लोग आराम से इसको देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने सिस्टम का मतलब बता ही दिया, क्या बोलते हैं इसको? तंत्र बोलते हैं, तंत्र। आइए पाचन है। अब पाचन होगा किसका? पाचन होता किसका है? पाचन मतलब हम लोग बोल सकते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन किसका होता है? फूड का ही तो होता है, फूड का ही होता है। अब फूड में कितने प्रकार के फूड होते हैं? अब हम लोग पूरा ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग रोटी अलग पढ़ेंगे, दाल अलग पढ़ेंगे, टमाटर अलग, आलू अलग, ये अलग अलग नहीं, ये सब फूड में आते हैं। अब फूड 3 प्रकार के होते हैं, अगर सिंपल सा देखा जाए तो फूड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, पहला हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, क्या होता है? प्रोटीन। और तीसरा हमारा होता है फैटी, या फिर हम लोग बोलते हैं इसे वसा, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड, लिपिड, ठीक है। ये 3 चीज
का पाचन होता है, हम लोग जितना भी खाना खाते हैं वो कहीं न कहीं या फिर फैटी होगा, या फिर वो प्रोटीन होगा, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, जैसे रोटी खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड हो गया, जब ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो फैटी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन अलग हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर पूछ लिया जाए सिंपल सा एग्जाम्पल, जल, जल का पाचन होता है? जल यानी कि पानी, सिंपल सी भाषा है, पानी का पाचन होता है? नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन, विटामिन का पाचन होता है? नहीं, इसका पाचन नहीं होता है। हमारे भोजन का ही सिर्फ पाचन होता है, भोजन में ये पानी नहीं आता है, पानी का पाचन कभी नहीं होता, आप लोग कभी भी पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारे 3 चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी या वसा या लिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब पाचन का हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पाचन बोलते किसे? पाचन को इंग्लिश बोलते हैं डाइजेशन। जो होता है जटिल भोजन, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड, पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। ये तो सिंपल सा रहा। हमारा सिंपल सा है क्या है कि सबसे पहले हम लोग रोटी लेते हैं। ठीक है, देसी भाषा में रोटी बहुत बड़ा है, उसको हम लोग तोड़ तोड़ के छोटा किया, उसके बाद मुंह में डाला, मुंह में और उसको चबा के एकदम, उसको एकदम छोटा छोटा कर दिया, वो पेट में गया और वहाँ पे काफ़ी प्रकार के एसिड वगैरह मिल के लास्ट में आते आते एकदम लिक्विड फॉर्म में बना जाते हैं। तो वो जो लिक्विड फॉर्म में हो गया वही हो गया सिंपल फूड, वही हमारा सिंपल फूड हो गया। और ये जो रोटी हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बनाने की क्रिया को ही डाइजेशन बोलते हैं। ये इस क्रिया में बहुत सारे अंग लगते हैं और बहुत सारे एसिड का, मतलब एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे मुंह में जाता है, मुंह में कौन सी एसिड निकलती है या फिर कौन सी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, फिर उसके बाद आइसोफेगस में कैसे जाता है, फिर पेट में कैसे जाता है, छोटी आंत में कैसे जाता है, बड़ी आंत में कैसे जाता है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचन को कैसे बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट पच गया तो वो किस में पचेगा? ग्लूकोज में पचेगा। ठीक है, ग्लूकोज। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया तो मतलब कि हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन पच गया। सिंपल सी भाषा अभी के लिए, अभी आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन को, प्रोटीन को किस में बदलेंगे? प्रोटीन को हम लोग बदलेंगे अमीनो एसिड में। क्या बदलेंगे? अमीनो एसिड में। अगर कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गया मतलब कि ये भोजन हमारा पच गया, ये डाइजेशन इसका हो गया। ये सिंपल सा भाषा। फैटी एसिड है, फैटी एसिड है या फिर वसा है या फिर लिपिड है। अगर फैटी एसिड में बदल गया मतलब ये फैटी एसिड में बदल गया तो मतलब ये वसा का या लिपिड का पाचन हो गया। सिंपल सा। अगर कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदलना है, प्रोटीन है उसे अमीनो एसिड में बदलता है। पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में। तब पागल हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट हमारा पचता है ग्लूकोज में, प्रोटीन हमारा पचता है अमीनो एसिड में, फैटी हमारा या फिर वसा लिपिड पचता है हमारा फैटी एसिड में। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पर अगर हेडिंग डाल दे तो डाइजेशन, डाइजेशन मतलब हम लोग पाचन बोल सकते हैं। ये पाचन है। अगर हम लोग सिंपल सा अगर कोई शक्ल बनाते हैं,
ये हमने देखो सिंपल सा बना दिया। डाइजेशन में कौन कौन से अंग लगते हैं। सबसे पहले हमने रोटी, जो बाइट्स तोड़ते हैं हम लोग, सबसे पहले कहाँ पे डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो मतलब हमने मुंह से रिलेटेड सभी पढ़ना है। मुंह में क्या होता है? दांत भी होते हैं, जीभ भी होती है, ठीक है। तो हमें पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। मुंह में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? लार पाए जाते हैं, जीभ होती है, मुंह में दांत होते हैं, पूरा का पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। कहाँ पे जाता है? फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? इसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप बोलो, या फिर इसे एक ईसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ईसोफेगस। ईसोफेगस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? भोजन नली बोलते हैं, ठीक है। भोजन नली, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस इसे बोलते हैं। अब इधर आ गए तो हमारा स्टमक। स्टमक हो गया, मतलब यानी कि पेट हो गया। उसके बाद ये जो मुड़ा मुड़ा सा भाग है, इसे हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, बड़ी आंत, मतलब कि बिग इंटेस्टाइन, ठीक है। ये मतलब बड़ी आंत इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है? एनस, ठीक है, जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि डाइजेशन में हमने कितना क्या क्या पढ़ा। मुंह को पढ़ेंगे, भोजन नली आइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद छोटी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद एनएस के बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तब जाके हमारा खत्म होगा डाइजेशन। इतना मतलब एक तंत्र पढ़ने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए इतने सारे अंग को पढ़ना पड़ेगा। अब इन सब अंग में भी, जैसे मुंह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो मुंह के अंदर दांत, जीभ, लार, ये तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। नली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर पेट के कितने भाग हैं, पेट में भोजन कितने घंटे रहता है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बगल में छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर है ना, हमको इतना सारा पढ़ने के बाद तब जाके हमारा एक चैप्टर यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो ठीक है। अब हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। ये जो मुंह से लेकर एनस तक का जो इतना ये एरिया होता है, सबसे बड़ा, इसे बोला क्या जाता है? मुंह से लेकर एनस तक के एरिया को बोला क्या जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। मतलब इसको बोलते हैं आहार नाल। एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाता है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 9 मीटर, ठीक है। ये तो रहा सिंपल सा, हम आपको बता दिए कि ये ऐसा होता है। आहार नाल की लंबाई क्या होती है? 9 मीटर। 9 मीटर कहाँ? मुंह से लेकर एनस तक के पूरी लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर होती है। इसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो जान गए ओवरव्यू कि हमें ऐसे पढ़ना है। अब हम एक एक चीज आराम से सिस्टम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चीज को सिंपल सा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट क्या है हमारा? एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन ग्रंथि। कहेंगे ये क्या होता है? एलिमेंट्री, पहले एलिमेंट्री सिस्टम जान लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं। एलिमेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम अभी बताए हैं आपको। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? माउथ के बारे में पढ़ेंगे।
माउथ को हिंदी में बोलते हैं मुंह। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड पाइप, फूड पाइप या फिर इसको बोलते हैं आइसोफेगस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पेट के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत बोलेंगे इसको। फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, भोजन नली। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिग इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनस। ये तो हमारा हो गया एलिमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ेंगे, मतलब इसको आहार नाल लिखते थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र बोलते हैं। अब ये तो हमें पढ़ना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। ये एक प्रकार का जूस होता है। क्या होता है, जूस होता है। अच्छा, जूस क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ता है। हम लोग तो रोटी को थोड़ा टुकड़ा में तोड़ते हैं, उसके बाद हमारे पेट में धीरे धीरे क्या होता है, पचता रहता है। सिंपल सी अगर बात आप ले लीजिए, मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है। इस पेपर को हम लोग मोड़ दिए पूरा, इसको मोड़ दिए तो हम इसे, बहुत बड़ा था इसे मोड़ के छोटा कर दिए, लेकिन अगर इसके साथ में हम पानी या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ इसके साथ डालते हैं तो ये और जल्दी छोटा हो जाएगा और एकदम छोटा सा हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो पाचक ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, वो पचाने का काम करते हैं। सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब इस जूस में क्या होते हैं, इस जूस में एंजाइम होते हैं। अच्छा, जूस में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम बने किसके होते हैं, प्रोटीन के बनते हैं। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एंजाइम किसके बनते हैं, प्रोटीन के बनते हैं। ये एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। पूछा जाता है पाचक ग्रंथियों का काम क्या होता है। पाचक ग्रंथियों का काम होता है भोजन को अच्छे से पचाना, भोजन को फास्ट पकाना, भोजन को बहुत जल्दी पचाना। ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम अगर बोला जाए, कभी आप सुने हैं कि डॉक्टर लोग बोले हैं कि आपके अंदर एंजाइम की कमी है, कभी नहीं बोले होंगे। आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है बोले होंगे, प्रोटीन की कमी है बोले होंगे, फैट की कमी है बोलेंगे, कमजोरी है बोलेंगे। लेकिन ये कभी बोले हैं कि एंजाइम की कमी है, आप एंजाइम चढ़वा लीजिए, एंजाइम की गोली लीजिए, कभी नहीं होता। वो प्रोटीन से ही बनता है। तो प्रोटीन आपको खाने के लिए बोलेंगे कि आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, जिससे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और आपके जो डाइजेशन होगा वो आपका बहुत बढ़िया होगा और जल्दी होगा, फास्ट होगा। ठीक है। ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी। अब पाचक ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है लार ग्रंथियां। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लीवर, पढ़ेंगे लीवर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर से जो ग्लैंड निकलती हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय, या फिर ये हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, अग्नाशय से जो निकलती हैं ग्रंथियाँ, उनके बारे में पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी ग्लैंड हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो ग्लैंड यूज होती हैं, जो ग्लैंड होती हैं, उनसे रिलेटेड इसमें हम बताएंगे। उसके बाद जैसे जैसे तंत्र नेक्स्ट तंत्र पढ़ाएंगे तो आपको उसमें अच्छे से बताते चलेंगे। ठीक है। ये तो रहा हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो आपको जितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कल क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक तरफ से स्टार्ट करेंगे कि भोजन को मुंह में कैसे चबाते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन सा दांत चबाने के काम में आता है, कौन सा दांत चीरने फाड़ने का काम करता है।
तो पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे। मुंह में कौन सी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, जीभ पर किधर कौन सा स्वाद मिलता है, यहाँ तक बता देंगे। जीभ पर किस साइड में कौन सा स्वाद मिलता है ज़्यादातर, तो ये सब पूरा आपको बताएंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। कल इसी टाइम पर आराम से अपलोड हो जाएगी, आप सबसे पहले उसे देखिएगा और आपको काफ़ी, सच कहते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।